जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आर्मी टेक्निकल का मॉडल पेपर, जिसमें आपको पूरे 50 प्रश्न सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, जिसमें हम सारे पार्ट्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसेन बोल्ट है क्या है? वो एक क्रिकेटर है, एथलेटिक है, निशानेबाज है या फिर मुक्केबाज है? तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एक एथलीट है। आपको चित्र में उसेन बोल्ट दिखाए गए हैं जो क्या है, एथलेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत की खोज? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो इसका राइट आंसर ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था वैशाली के पास। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में सही क्रम का पता लगाते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। तो हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसमें से आपको जो अल्फ़ाबेट है इन सभी को अरेंज करके एक मीनिंगफुल, जिसका कुछ मीनिंग निकले, इस तरह का एक शब्द बनाना है। तो TRIFU, इससे हम किस तरह का शब्द बना सकते हैं? तो इससे बन सकता है FRUIT। फ्रूट बनेगा तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी? F के लिए 4 2 5 3 1। तो राइट सीक्वेंस क्या हुई? 4 2 5 3 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में हैंगर को इस तरह से लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में कुरेश को किस तरह से लिखा जाएगा? तो हम इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, ये किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन अगर हम देखें तो जी है, जी के पहले क्या आता है, जी के बाद क्या आता है? एच। तो ये जी के डायरेक्ट बाद एच आ गया। ए के बाद यहाँ पर बी छूटा है और हमें सी मिला है। उसके बाद एम के बाद डायरेक्ट एन आया है, जी के बाद एच छूटा है और आई आया है। तो इस तरह से इसमें रिलेशन बन रहा है। वही रिलेशन हम इसमें बना लेंगे। तो KURESH, हमें पहला क्या है, रिवर्स में लेना है। तो के पहले क्या अल्फ़ाबेट आता है? जे। तो ये आ जाएगा जे के पहले के, यू के बाद क्या छूटेगा? वी, और यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू। और आर के पहले क्या आता है? क्यू। तो ये रिवर्स वाला हो गया। ई के बाद एफ छूटेगा और क्या आएगा? जी। और एस के पहले क्या आता है? आर। तो ये रिवर्स हो गया और एच के बाद आई छूटेगा और यह क्या आएगा? जे। तो हमारा जो वर्ड बनेगा क्या बनेगा? JRGQWJ। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। बताए वह किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमारी डायरेक्शन आप सभी को पता है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अभी क्या बोला है? अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया। तो अब मान लेते हैं हम सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम में ईस्ट होगा, ईस्ट में सूर्य यहाँ पर रहेगा, तो सूर्य की तरफ उसकी पीठ है तो वो इधर चलना प्रारंभ करेगा और फिर कुछ दूर चल के वो कहाँ मुड़ जाएगा? उसके बाएं, मतलब नीचे मुड़ जाएगा। फिर वो कहाँ मुड़ेगा? उसके दाएं, मतलब कि वो इधर मुड़ जाएगा और फिर अंत में कहाँ मुड़ेगा? वो बाएं मुड़ेगा, दैट मीन्स नीचे मुड़ जाएगा। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है अब वो? ये कौन सी है? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ हमें क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है कि वो सुबह की बात कर रहा है शाम की, तो सुबह की बात होगी। अगर शाम की बात करें तो हमारा जो सूर्य है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ये वेस्ट है, यहाँ पर हमारा सूर्य हो जाएगा। अब वो कहाँ मुड़ना चालू? इधर मुड़ेगा, मतलब सूर्य की ओर पीठ है तो इधर मुड़ना चालू करेगा। उसके बाद कुछ दूर चलकर वो कहाँ मुड़ जाएगा? उसके बाएं मुड़ेगा, तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा। उसके बाद फिर वो उसके दाएं मुड़ जाएगा तो इधर मुड़ेगा, इधर, और फिर इसके दाएं इधर मुड़ जाएगा और अंत में फिर कहाँ मुड़ेगा? उसके बाएं। तो अब उसकी डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। सुबह के टाइम पे उसकी दिशा दक्षिण दिशा होगी और शाम के टाइम पे वो कहाँ होगा? उत्तर दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण उत्तर। ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया है। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो क्या कहा? एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने, तो एक आदमी की ओर संकेत करा है
क्या कहा है कि इस आदमी की जो माँ है वो क्या है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। मेरी माँ मतलब ये स्त्री है, स्त्री की माँ की एकमात्र बेटी है। तो इस तरह से ये जो मेन हुआ, आदमी हुआ फोटो में, और ये स्त्री हुई और ये स्त्री की माँ हो गई। तो स्त्री कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, मतलब वही स्त्री हुई, और ये क्या है, इसकी माँ है स्त्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। तो स्त्री का उस आदमी से क्या रिश्ता है, वो क्या उसकी माँ है, यानी उसकी मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बने होते। तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो फ्रेंड्स वो किसके बने होते हैं, तांबा यानी कि कॉपर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। और तड़ित चालक का काम क्या होता है कि जो आकाशीय बिजली होती है उससे जो घर होता है उसकी रोकथाम करते हैं। इस तरह का एक रोड होता है, ऐसा नुकीला बनाया जाता है और हमारी जो छत है उसके ऊपर लगाया जाता है तड़ित चालक, जिसके ऊपर बिजली अगर घर के ऊपर आती है तो ये क्या करता है, उस बिजली को ग्रहण कर लेता है और उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, ज़मीन के अंदर। इससे घर को या मकान को या इमारत को, कोई सी भी इमारत हो, उसे हानि पहुँचने नहीं देता है। एक पानी का पंप 50 लीटर पानी 5 सेकंड में 25 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाता है, तो उस जलवाष्प की शक्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो पावर होता है P, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है W डिवाइड बाई टी। यहाँ पर W क्या है, W होता है भार और T होता है समय। ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो इस तरह से भार को हम इस तरह से mgh भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला mgh भी होता है mgh डिवाइड बाई टी। यहाँ पर m क्या होता है, कितना उसका मास है, तो कितना है 50 लीटर। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू 50 लिख दी। और g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होती है 9.8, या फिर आप उसे 10 भी कंसिडर कर सकते हो। और उसकी हाइट यहाँ पर कितनी दे के रखी है 25 मीटर। तो ये मैंने यहाँ 25 मीटर लिखा। और डिवाइड बाय टाइम कितना दे के रखा है 5 सेकेंड। तो यहाँ लिखा मैंने 5 सेकेंड। तो जो पावर आएगी वो कितनी आएगी 2500 वाट आ जाएगी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा 2500 वाट। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज से लपेट दिया जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस इस तरह का होता है, तो इसका जो आधा भाग है हमने ये ऐसा काला कर दिया है, तो इसके प्रतिबिंब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट से जितनी भी किरणें जाएगी वो सभी यहाँ से होकर जाती है, और जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, ऐसा उल्टा बनता है। इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। प्रतिबिंब में कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ से पास होने वाली जो लाइट है, वो किरणें हैं, वो कम हो जाएगी। इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो थोड़ा क्या बनेगा, कम तीव्रता, यानी थोड़ा धुंधला बनेगा, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो आपतित किरणें हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। बाकी उसकी जो इमेज है एज इट इज़ जितना इमेज बनना चाहिए उतनी ही बनेगी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबक क्या होता है, उसमें इस तरह का पदार्थ हमें यूज़ करना पड़ता है कि जिसमें चुंबकशीलता है वो ज़्यादा होना चाहिए और उसकी जो धारणशीलता है वो कम होनी चाहिए। धारणशीलता कम क्यों होनी चाहिए कि जैसे ही हम वहाँ से सोर्स से उसमें विद्युत पास करना बंद करें तो वो उसमें चुंबकीय गुण जल्दी से समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए उसकी जो धारणशीलता है वो कम होनी चाहिए और वो जल्दी चुंबकित्व हो जाना चाहिए, इसलिए उसकी चुंबकशीलता अधिक होना चाहिए। तो इस तरह के जो गुण हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो इस तरह के जो गुण होते हैं वो नरम लोहे में पाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन में। और इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस्पात की जो चुंबकशीलता है वो कम होती है और धारणशीलता अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। तो स्थिर आवेश पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा अगर उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। एक 20 किलोग्राम का पिंड 50 सेंटीमीटर की दूरी से गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या होगी। तो फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर मास कितना देके रखा है 20 किलोग्राम और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी g, इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है 9.8 मीटर वर्ग सेंटीमीटर है। और h जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी से गिराया जा रहा है। अब ये सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी सारी क्वांटिटी जो है वो एसआई पद्धति में है और ये एसआई पद्धति में सीजीएस में है, इसीलिए इसे हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारी यूनिट सेम होना चाहिए तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 2 ज़ा 10, 9.8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 98, और ये किस में आएगी फ्रेंड्स जूल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 98 जूल। एक कण एक माध्यम से 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स जब एक कण माध्यम में गति करता है तो उसकी गति का फॉर्मूला होता है म्यू लैम्डा, ये आवृत्ति होती है और ये तरंग दैर्घ्य होती है और ये होती है उस कण की चाल, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है आवृत्ति का, वो होता है 1/t, ठीक है। तो ये होता है प्रति इकाई समय में जो कंपन किए गए वो आवृत्ति का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये टाइम यहाँ पर कितना दे के रखा है 2.5 सेकंड में, लेकिन कितने कंपन, यहाँ पर एक कंपन नहीं है, यहाँ पर कितने हैं 20 कंपन दे के रखे हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट रिमूव करा, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 हर्ट्ज़। तो कितनी होगी तरंग की आवृत्ति 8 हर्ट्ज़। 1 किलोवाट सामर्थ्य का मान अश्व शक्ति के पदों में कितना होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं 1000 वॉट होते हैं। और 1 अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, 1 अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वॉट। ये तो आपको सभी को रिलेशन पता होगा कि एक हॉर्स 1 हॉर्स पावर इक्वल तो कितने वॉट होते हैं 746। अब इन्होंने क्या पूछा है किलोवाट और अश्व शक्ति में रिलेशन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम 1 वाट की वैल्यू निकालेंगे। 1 वाट की कितनी आएगी 1 डिवाइड बाई 476 अश्व शक्ति हो जाएगा। और 1 वाट और किलोवाट में रिलेशन जब हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 1 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट। तो 1 वाट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 746 अश्व शक्ति। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी आएगी 746, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इतनी अश्व शक्ति 1 किलोवाट में होगी। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी इसको डिवाइड करने के बाद वो कितनी मिलेगी 1.34। आप इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.34 समथिंग, इतने अश्व शक्ति इतने हॉर्स पावर 1 किलोवाट में मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लंबाई पिंड यानी पदार्थों की मात्रा और समय की इकाइयों की मात्रा को क्या कहते हैं। ये जो लंबाई होती है या फिर पिंड की जो पिंड होता है या फिर पदार्थ की मात्रा होती है और समय, ये सब कौन सी इकाइयाँ होती है। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो लेंथ है और जो मास है या फिर समय है, ये सभी क्या होती है बेसिक यूनिट्स होती है। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट्स या फिर महत्वपूर्ण इकाइयाँ कह सकते हैं। इनको दूसरे नंबर की यूनिट्स नहीं कह सकते। दूसरे नंबर की जो यूनिट्स होती है वो तो इनसे बनेगी, जैसे कि लंबाई गुणित लंबाई क्या होता है एरिया होता है। तो ये जो है ये क्या है एरिया, जो क्षेत्रफल होता है ये दूसरे नंबर की यूनिट होती है। तो ये क्या दूसरे नंबर की यूनिट नहीं होगी। प्राप्त की गई इकाई डिराइव्ड यूनिट भी नहीं होगी, ये डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। और इकाइयों का अंतर्राष्ट्रीय नियम भी नहीं कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं महत्वपूर्ण इकाई यानी कि इम्पोर्टेंट यूनिट्स कहा जाता है। 3 अलग अलग प्रतिरोध जिसमें विद्युत धारा की एक ही मात्रा प्रवाहित हो रही हो तो जोड़े गए हैं। तो 3 अलग अलग प्रतिरोध है, इस तरह से हमने मान लिया 3 प्रतिरोध है। अगर तीनों प्रतिरोध में एक ही धारा I प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, एक ही सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये सभी किस में श्रेणी क्रम में यानी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। सीरीज़ में जो करंट है वो सेम फ्लो होगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से इस प्रतिरोध से गुजरेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और वही करंट किस में इस प्रतिरोध में जाएगा और सेम करंट इस प्रतिरोध में जाएगा। तो इस तरह से जो प्रतिरोध है वो किस में जुड़े रहेंगे श्रेणी क्रम में। गति की विमा यानी कि जो लिमिट होती है स्पीड की वो क्या होती है। तो जो गति होती है फ्रेंड्स, गति यानी कि स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दूरी के लिए L यूज़ किया जाता है और समय के लिए क्या यूज़ किया जाता है T यूज़ किया जाता है। तो अगर हम T को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा L, और T ऊपर जाके -1 हो जाएगा। कुछ भी पावर नहीं है उसका मतलब क्या है 1 है, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो इसकी जो वीमा या फिर लिमिट मिलेगी वो क्या मिलेगी L T की पावर -1, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
आइंस्टीन कौन थे? तो आइंस्टीन फ्रेंड्स कौन थे? आप सभी जानते हो आइंस्टीन को एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तो ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, E=mc² का फॉर्मूला दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वैज्ञानिक थे जिनका संबंध E=mc² के सूत्र से है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? ऑब्वियसली ये किसका मात्रक है? आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी का। ध्वनि है, तो ध्वनि किस तरह की तरंग होती है फ्रेंड्स? तो ध्वनि क्या होती है? एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें जो तरंग के कण है, जो तरंग है वो माध्यम की दिशा में ही ट्रेवल करते हैं। इस तरह से उनका जो ट्रेवलिंग है वो होती है, इसी दिशा में वो ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह की जो तरंगें होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होते हैं? जो कण हैं पदार्थ के वो लंबवत दिशा में ट्रेवलिंग करते हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। लेकिन ध्वनि क्या है? एक ध्वनि के जो कण हैं वो इस तरह से संचरित होते हैं, इस तरह से ट्रेवल करते हैं, इसलिए क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। हाइड्रोजन बम किस घटना पर आधारित है? हाइड्रोजन बम सभी को पता है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान बताइए। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है 5 संख्याएं, हमने ले ली x1 से x5 तक 5 संख्या ले ली। इनका औसत कितना देके रखा है? 35 है। तो यहाँ से हम इनका सम निकाल लेंगे, वो कितना मिलेगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 = 25, 5 3 = 15 + 2 17, 175 हमें सम मिला। अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि यदि एक संख्या 23 को 1 से बदल दिया जाए, तो इसमें से मान ली एक संख्या 4 संख्या है तो एज इट इज़ लिखी, और एक संख्या क्या थी? 23 थी, उसको किससे बदल दिया? x से बदल दिया। तो जो एवरेज मिलेगा, एवरेज तो संख्या है तो वही की वही 5 रहेगी, तो औसत कितना हो जाएगा? 2 की वृद्धि हो जाएगी। पहले 35 था, अब इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का इसका मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेंगे तो कितना होगा? 5 7 = 35 का 5 कैरी 3 गया, 3 5 = 15, 16 17 और 18, 185 मिलेगा। तो इसमें एक संख्या कौन सी थी? इसमें मान ली हमने एक संख्या, ये जो लास्ट वाली वो 23 थी। तो इन संख्याओं का सम हमें इतना मिला, और एक संख्या x से रिप्लेस करने के बाद उसका सम हमें इतना मिला। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? x1 से लेके x4 तक की वैल्यू का सम हमें कितना मिल जाएगा? 185 - x, और यहाँ से x4 तक का सम कितना मिलेगा? 175 में से 23 माइनस कर देंगे, 23 हम इधर लेके आ जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x1 से लेके x4 तक की वैल्यू का आपको सम यहाँ मिल जाएगा ये, और इज इक्वल टू 185 - x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 152 मिलेगा, और इधर लेके आ जाएंगे तो 185 में से माइनस करेंगे तो हमें फाइनली कितनी x की वैल्यू मिल जाएगी? तो वो कितनी मिलेगी? 5 - 2 कितना होगा? 3, और 18 - 15 कितना होगा? 3। तो 33 जो है वो हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। यदि वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपीज़ प्राप्त होते हैं तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है फ्रेंड्स? प्रॉफिट परसेंटेज का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो कितना होता है? SP - CP डिवाइड बाई CP × 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। और आप ये SP - CP को यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, इसे प्रॉफिट भी कहा जाता है, या तो आप इसे P लिख सकते हैं या फिर SP - CP लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या दिया है। 3% का लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 3, उसकी वैल्यू हमने रख दी। अब इतने का उसको कमीशन मिलता है। यदि वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपीज़ प्राप्त होते हैं, 39 रुपीज़ वस्तु को बेचने पर प्राप्त हो, उसका मतलब क्या हो सकती? 39 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये P की वैल्यू हो गई। तो 39 हमने यहाँ पर रखा। CP की वैल्यू आपको पता नहीं है, × 100, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CP, तो वो कितना हो जाएगा? 3900 डिवाइड बाई 3। तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 = 3, 3 3 = 900। तो जो कॉस्ट प्राइस आई, मतलब उसने कितने में उसको ख़रीदा था, वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था? 1300 रुपये। एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किए हैं। यदि उसे 4,500 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो फ्रेंड्स आपको सभी को पता है जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ पर जो P है वो कितना दे के रखा है, 15,000 रुपये उसने लिए थे वो है। और दर कितनी है, दर हमसे पूछी है कितने, 6 वर्षों के लिए, डिवाइड बाय 100। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी देखे रही, कितना ब्याज मिला उसे, SI 4,500 रुपये। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो गई, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 में 15 का 15 6 कितना होगा 90 इंटू R इज इक्वल टू 450, ये 0 से फिर 0 कैंसिल, 9 5 सा 45। तो जो दर मिली वो कितनी मिली, 5%। तो इसका राइट आंसर होगा 5%। एक्स और वाई क्रमशः 45,000 रुपये और 72,000 रुपये की पूंजी से व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद उन्हें 13,000 रुपये का लाभ हुआ है तो एक्स के लाभ का हिस्सा कितना होगा। तो हम देखते हैं इन दोनों ने पैसा कितना लगाया है। एक्स ने लगाया है 45,000 रुपये और वाई ने लगाया है 72,000 रुपये। तो यहाँ से हम इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो जब हम रेशो निकालेंगे तो हमें रेशो कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना होगा 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72। तो जो रेशो मिला वो कितना मिला फ्रेंड्स, 5:5:8 का हमें रेशो मिला। मतलब एक्स के 5 हिस्सा लगा है और वाई का कितना 8 हिस्सा लगा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 वर्ष के बाद 1300 रुपये का लाभ हुआ। तो ये 13,000 रुपये का लाभ हुआ। तो 13,000 रुपये हमने यहाँ लिखे। अब इन्होंने क्या पूछा है, एक्स का लाभ का हिस्सा आपको निकालना है। तो ये तो टोटल हुआ और एक्स का जो रेशो है वो कितना है 5 है और दोनों का मिला के टोटल रेशो कितना होगा 5 + 8 कितना होगा 13। तो इस तरह से जो x का हिस्सा है वो निकल आएगा। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 13 1 ज़ा 13, ये 1000, 5 × 1000 ये हो जाएगा 5000। तो जो x का लाभ का हिस्सा है वो कितना है 5,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये एक इक्वेशन दे के रखी है और आपसे कहा गया है कि इसका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन आपको करना है किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिल रहा है 2.43 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा प्लस लगाया, ये पहला है और ये दूसरा है और ये 2 है। तो ये 2 × 2 + 4 3 × 7.57 प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.57 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन रहा है जो कि क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2.43 + 7.57 का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको हम ऐड अप कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा कितना मिलेगा 10.000 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100। ये हमें नंबर देके रखे 2 / 3, 8 / 9, 10 / 27 और 30 / 81। और इसका आपको क्या निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकाला जाता है, जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देके रखती है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये मैंने नंबर लिख लिए यहाँ पर 32 / 81। तो जो ऊपर वाले नंबर है उसका तो आपको HCF निकालना है और जो नीचे वाले सारे नंबर है उसका आपको LCM निकालना है। तो हम ऊपर वाले नंबरों का यहाँ पर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा HCF, इन सभी में कॉमन नंबर कौन सा आएगा 2 आएगा। तो HCF कितना निकलेगा 2। और नीचे वाले नंबरों का LCM निकाल लेते हैं यहाँ पर 27 / 81, ये 3 से आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये जो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमको क्या मिल जाएगा LCM। तो कितना होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। तो जो डिवाइड में इसका आएगा क्या LCM 81। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 2 / 81। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्ग के अंतर के बराबर है। तो इन दोनों का पहले तो हम वर्ग कर लेते हैं। इसका मैंने वर्ग करा और इनका जो इसका भी मैंने वर्ग कर दिया और इनका क्या है अंतर के बराबर है, वो संख्या x है आपको निकालना और इसका भी वर्ग के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब सामने लिख लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं a²
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो क्या होता है, एक बार प्लस करना है इनटू एक बार माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 75.15 प्लस 60.12 मल्टीप्लाई में 75.15 माइनस 60.12। चलिए इसे हम जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 135.27 इंटू 15.03। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 45.09। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आपको एक क्वेश्चन दे के रखा है अंडर रूट में और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको यहाँ से शुरुआत नहीं करना है, आपको पीछे से शुरुआत करना है। तो ये कितना होगा, ये क्या होता है, 7 इंटू 7 49 होता है, तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा 7, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। 29 प्लस 7 करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 29 प्लस 7 36, और ये 36 क्या है, यह अंडर रूट है, तो ये वाला अंडर रूट कैंसिल करने के लिए 36 क्या होता है, 6 6 36, तो क्या निकलेगा 6 बाहर निकलेगा, तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा। अब इसमें 19 प्लस हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा, 19 प्लस 6 कितना होता है 25, तो ये क्या बाहर निकलेगा, ये 5 बन के बाहर निकलेगा, तो ये रूट भी हट गया। अब यहाँ पर प्लस में क्या है 11 प्लस 5 कितना होगा 16, तो यहाँ पर 16 क्या मिलेगा, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो ये 4 बन के बाहर निकलेगा, तो आपका ये अंडर रूट भी हट जाएगा। अब अंडर रूट में मिलेगा 4 प्लस 5, ये एक अंडर रूट ही बचा हमारे पास, 4 प्लस 5 कितना होगा 9, और ये किसका अंडर रूट होता है 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 बन के बाहर निकलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा हमको, ये अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा और 3 इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संख्याओं को औसत 28 है, यदि दो संख्याएं 25 और 35 को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो x1 से लेके जो x50 तक के नंबर हैं फ्रेंड्स, उनका आपको औसत कितना दे के रखा, औसत आप सभी को पता है इस तरह से निकल जाता है, जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। वो 28 दे के रखा है, तो यहाँ पे सम कितना निकलेगा हमें 28 इंटू 50, ये निकल गया x1 से x50 तक का सम। अब दो संख्याएं इसमें से 25 और 35 को निकाल देते, तो इसमें दो संख्याएं निकाल देंगे तो कितनी संख्याएं बचेगी 48, और वो दो संख्याएं ऑलरेडी कौन सी है, इसमें 25 है और क्या है 35 है, ठीक है। और सम हमारे पास कितना है 28 इंटू 50, 28 इंटू 50 कितना होगा 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14, ये 1400 आया। अब ये दो नंबर इसमें से हटा देते हैं, मतलब ये माइनस कर देंगे, ये दोनों जोड़े जाएंगे, कितने होंगे 5 5 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये 60 होगा, 60 हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये 1400 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो ये x1 से लेके x48 तक के जो नंबर हैं उनका सम हमें ये मिल जाएगा। तो कितना मिला, ये 0 से 0 0, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 14 माइनस 1 कितना होगा 13, तो ये 1340 जो है 48 नंबर का सम हमें यहाँ से मिल गया। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों नंबरों को जब हटा देंगे तो हमारे पास जो बचे हुए 48 नंबर है उसका आपको औसत बताना है। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, x1 से x48 तक के नंबर हैं, 48 से डिवाइड करेंगे, वो आपको निकालना है। तो इसका जो सम है हम कितना निकाल चुके हैं 1340, और उसको 48 से आप डिवाइड करेंगे फाइनली, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 48 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम ये डिवाइड होगा, इसको हम कर लेते हैं 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, और ये 0 अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 ज़ा 24 होगा, 7 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और 9, तो ये कितना मिलेगा 27.9 समथिंग इसका जो औसत है वो निकलेगा। यदि कॉट थीटा बराबर बी अपॉन ए हो तो 2 सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा प्लस 2 का मान क्या होगा। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को दे के रखी है फ्रेंड्स कितनी, बी अपॉन ए। तो कॉट होता क्या है, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब, यानी कि जो टेन थीटा होता है ना उसका आप उल्टा कर दोगे तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट उसका उल्टा होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आधार अगर हम एक ट्रेंगल से इसको डिनोट करके लिखें राइट एंगल ट्रेंगल से, तो ये जो आधार है आधार कितना बी दे के रखा और लंब कितना ए दे के रखा है। तो यहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सेक किसका कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा क्या होता है कर्ण। अब कर्ण की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्रेंगल में लगा दें तो पहले तो हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या होगा
ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण बराबर होता है लंब यानी कि ए का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। तो जो कर्ण आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा क्या होता है, वो होता है कर्ण बटे आधार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है यानी कि आधार बटे कर्ण। चलिए अब हमसे जो वैल्यू पूछी है हम उसमें पुटअप कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में बी, इसके भी डिवाइड में क्या हो रहा है, ये डिवाइड में जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, चलिए मैं से यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में बी है, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस, और यहाँ पर प्लस 1 भी है तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, +1 एज इट इज़ लिख देती हूँ। इसका जब हम यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइड में बी, और इसके भी डिवाइड में क्या आ रहा है, बी प्लस ये 2 है यहाँ पर 2 आएगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में बी यानी कि ऑप्शन 2। यदि त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री का हो, टेन थीटा की वैल्यू इतनी हो तो, और टेन बी की वैल्यू अंडर रूट 3 हो, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको एक ट्रायंगल दे के रखा है जिसमें जो कोण सी है वो कितना है, 90 डिग्री का है, ये सी है, और टेन ए की वैल्यू दे के रखी है कितनी, 1/√3, और टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू तो 1 दे के रखी है और आधार कितना है, अंडर रूट 3 है। और टेन बी की वैल्यू इतनी दे के रखी है, तो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, और टेन बी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, अंडर रूट 3। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, ये ए है, ए क्या होगा, साइन ए के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हुआ बी सी और कर्ण क्या हुआ ए बी, तो ये ए बी लिखा। इसी तरह से यहाँ पर कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये एंगल है, इसके लिए जो एंगल जिस पर बनता है वो आधार होता है और उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके लिए आधार कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या हुआ बी सी और कर्ण क्या हुआ ए बी, ये भी निकल गई। इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए ये आधार होगा यानी कि ए सी डिवाइड बाय ए बी। इसी तरह से साइन बी की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन बी ये आधार हुआ, लंब बटे ये लंब हुआ और ये आधार हुआ बटे ए बी, ये सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम सारी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो पहले साइन ए है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पर, बी सी अपॉन ए बी, प्लस लगा है कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन ए बी, और इसी तरह से साइन बी की ए सी अपॉन ए बी। तो इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 लिखा। ए बी की वैल्यू कितनी है, इससे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ए बी कितना निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये अंडर रूट के अंदर 4, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो ये जो वैल्यू निकलेगी नहीं, अंडर रूट का अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू मिलेगी फाइनली वो कितनी मिलेगी, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 अप टू n, इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य जब n तक वैल्यू दे के रखते हैं तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
n+1 डिवाइड बाय 2। d/dx 10mx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 10 का हम करेंगे, 10 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है mx। और उसके बाद हम अगेन किसका mx का करेंगे, क्योंकि x क्या होना चाहिए यहाँ पे सिंपल। अगर सिंगल होता है x तो हम इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, लेकिन इसके साथ m है तो हमें एक बार और करना पड़ेगा। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो ये m तो बाहर आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर mx और x का कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी m सेक स्क्वायर mx। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक इतने मीटर की दौड़ी पूरी करता है, तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी होगी। तो फ्रेंड जब वो एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा उसकी परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो उसने एक चक्कर में कितनी दूरी चली, इतनी दूरी चली। तो ये तो एक चक्कर की बात हुई, ठीक है, लेकिन उसने कितने चक्कर पूरे किए हैं 7 चक्कर। तो 7 चक्कर कितना हो जाएगा 7 × 2πr, और वो कितना वैल्यू कितने दे के रखी है, इतनी उसने दूरी पूरी कर ली, तो वो दी है 1540। अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे, वो होती है 22/7, और ये आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये 1540 दिया है क्वेश्चन में। 7 से 7 डिवाइड, ये हो जाएगा 44। तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी 1540 डिवाइड बाय 44। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 2 7 सा 14, 0। 11 दूना 22, 11 7 सा 77, और ये 0 हुआ। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 5 सा 9। तो उसने टोटल उसकी जो त्रिज्या है उस वृत्त की कितनी है वो 35 है। 35 मीटर इसका राइट आंसर होगा। यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है, तो उनके आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होता है πrl। तो क्या कहा है कि पहले शंकु का, तो हमने पहले शंकु की जो रेडियस है वो r1 मान ली, और उसकी जो लंबाई है वो l1 मान ली। वो क्या है दूसरे शंकु का कितना होगा πr2l2, उसका कितना है 3 गुना है, तो ये मैंने 3 गुना लिख दिया। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, और हमें जो रिलेशन मिला वो कितना मिला r1l1 = 3r2l2। अब हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। आगे क्या कहा है, अब कहा है ना कि दूसरे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है, तो दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की कितनी है 3 गुनी है। इस तरह से अगर मैं शंकु बनाऊं तो ये यहाँ पे क्या आती है रेडियस, और ये यहाँ से तिर्यक ऊंचाई क्या होती है l होती है किसी भी शंकु में, ठीक है। और एक और चीज़ होती है उसमें हाइट भी, लेकिन हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ l और r की ज़रूरत है। तो हम इस तरह से l2 की जगह पे क्या रख देंगे 3l1, तो 3r2 और l2 की जगह 3l1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 3 गुनी दे के रखी पहले की r1l1, ये l1 से l1 भी कैंसल। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो हमें कितनी मिलेगी r1 = 9r2, यानी कि r1 डिवाइड बाय r2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 9:1। और हमें पता है ये जो शंकु होता है उसका आधार कितना होता है सर्कल होता है, सर्कल का क्षेत्रफल πr² होता है, वो कितना होगा पहले का πr1², दूसरे का πr2², क्योंकि r1 और r इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, इसलिए मैंने अनुपात में लिख लिया है। पाई से पाई कैंसिल, और r1 r2 का इस तरह से स्क्वायर में रिलेशन मिलेगा। और r1 की वैल्यू कितनी है 9r2, और ये है इसका स्क्वायर करेंगे, और ये r2 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 9 9 से कितना होगा 81, और डिवाइड में 1 मिलेगा। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना मिला 81 डिवाइड बाय 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, उसका जो विभव होता है वो 0 वोल्ट यानी कि 0 वोल्ट होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड मानकर दूसरे जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका विभव निकालते हैं, इसलिए इसको क्या माना गया है 0 वोल्ट माना गया है। विद्युत रासायनिक सेल के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है वो चुनिए। एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कैथोड क्या होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यस बिल्कुल सही है। केमिकल एनर्जी से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लवण सेतु विलेन की विद्युत उदासीनता के लिए बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने पूछा है गलत कथन, तो गलत क्या है? कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, नहीं, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग वाला जो हमारा तत्व है वो होता है, और इसमें कितने प्रोटॉनों की संख्या होती है? सिर्फ एक ही प्रोटॉन इसमें पाया जाता है। एक परमाणु के 20 प्रोटॉन और 19 न्यूट्रॉन है, तो उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन 19 है, तो जब इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 39। तो उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 39। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रेंड्स क्या है? ये एक ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपचयन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ग्रहण कौन ग्रहण करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सेल में कैथोड जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है। और एनोड अगर पूछा जाए तो एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। एनोड मुक्त करता है और कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और अपचयन की जो क्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए अपचयन किस पर होता है? कैथोड पर। तो इसका राइट आंसर होगा कैथोड। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है वो कौन सा तत्व होता है? तो जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं, एक ही होते हैं। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसका मिश्रण से बनता है? तो ये किससे बनता है? पेट्रोल और एथेनॉल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ईंधन बनता है उसे गैसोहॉल कहते हैं। और जो पर्यावरण मित्र ईंधन होता है, इको फ्रेंडली फ्यूल जिसे कहा जाता है। विद्युत अपघटन संभव है, तो विद्युत अपघटन किस में संभव होता है? कॉपर सल्फेट के घोल में संभव होता है, क्योंकि विद्युत अपघटन के लिए हमें प्लस और माइनस दोनों जो चार्ज होते हैं वो चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना भी है और ग्रहण करना भी है। तो पारे और तेल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें पारा एक ही तत्व होता है और इसमें दो तत्वों की ज़रूरत होती है। और कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक प्लस और एक माइनस चार्ज हमें मिलता है और विद्युत अपघटन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर सल्फेट। अति मुलायम खनिज यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? टॉल्क यानी कि सोप स्टोन, वो मुख्यतः क्या होता है? वो होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgO3Si। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो होता है मैग्नीशियम सिलिकेट, जो कि क्या होता है? टॉल्क यानी कि सोप स्टोन, एक बहुत ही मुलायम खनिज होता है, वेरी सॉफ्ट मिनरल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपसे टेक्निकल का जो मॉडल पेपर है वो डिस्कस किया है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।